हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये रहने वाला है एक प्रोसीजर रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है पेरेंटल न्यूट्रिशन। So without any further ado, let's start with the topic. Now, with the very definition, we're going to start. So, what is the definition of the parenteral nutrition? So, parenteral nutrition is the administration of the nutrients directly into the bloodstream bypassing GIT to provide adequate nutrition when oral or enteral feed is not possible. तो as the definition suggests, तो हम parenteral nutrition तब यूज करते हैं जब हमें nutrients directly देना है blood stream में। अब हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये इसीलिए दे रहे होते हैं बिकॉज हम यहाँ पे जीआईटी को बाईपास कर रहे होते हैं बिकॉज समहाउ वी आर नॉट एबल टू absorb the nutrient from the GIT when they are taken orally or via enteral feed. So इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। नाउ इसके इंडिकेशन हम जानते हैं एज द डेफिनेशन सजेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग ऑलरेडी। सो यहाँ पे अगर पेशेंट को ओरल सर्जरी है या फिर इसोफेजियस कैंसर है या फिर आई मीन सॉरी ओरल कैंसर है, अगर यहाँ पे ओरल सर्जरी अगर ओरल कैंसर है तब हम पेशेंट को यहाँ पे पेरेंटल न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट को यहाँ पे ओरल और ईसोफेजियस कैंसर है तब हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। हम यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर और सर्जरी के लिए भी हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को टू टेक पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है बिकॉज यहाँ पे स्टेटस एनपीओ का होना चाहिए बिकॉज अगर पेशेंट ने ओरली लिया देन इट कैन कॉज द ट्रिगर ऑफ द enzyme of lipase and amylase. We don't want that in case of pancreatitis because it will make the condition more severe. Then in case of later stage of the AIDS जहाँ पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है एंड कैंसर के एंड स्टेज में जिसको हम कैकेक्सिया कहते हैं। सो इन सारी कंडीशन में हम पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन इंडिकेट करवाते हैं या सजेस्ट करवाते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट वन इज द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो टीपीएन के नाम से भी जाना जाता है एंड ये काफी ज्यादा कॉमन है। एंड अनदर वन इज पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको हम पीपीएन बोलते हैं। नाउ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वी प्रोवाइड पेशेंट डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स। सो यहाँ पे हम तीनों कंपोनेंट जो हमारे न्यूट्रिशन के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, हम वो तीनों यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एंड पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम सिर्फ वही चीजें अवॉइड करते हैं जो पेशेंट नहीं ले सकता है। लाइक सपोज हम एक पेशेंट को अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो हम वहाँ पे पेशेंट को सिर्फ अमाइनो एसिड एंड लिपिड देंगे, हम वहाँ पे पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं देंगे। सेम गोज पेशेंट को अगर हमारा लिवर डिजीज है तो हम यहाँ पे पेशेंट को डेक्सट्रोज एंड अमाइनो एसिड देंगे एंड हम पेशेंट को यहाँ पे लिपिड्स नहीं देंगे। सेम केस अगर पेशेंट को सीकेडी है तो हम पेशेंट को यहाँ पे सिर्फ डेक्सट्रोज एंड लिपिड देंगे बिकॉज ये एक एक जो इनके न्यूट्रिएंट्स है इट कैन अफेक्ट द ऑर्गन। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट कैन राइज शुगर एंड लिवर डिजीज में पेशेंट को लिपिड नहीं दिया जाएगा बिकॉज हमारा फैट का एमल्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है जब हमारा लिवर में डिजीज होती है। सेम गोज विद सीकेडी। सीकेडी में हम पेशेंट को अमाइनो एसिड नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। So these are the situation when we provide partial parenteral nutrition and total parenteral nutrition. And somehow we also know the component of the parenteral nutrition. So these are somehow component as well. Then there are something called the site. तो हम यहाँ पे दो टाइप की साइट यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द सेंट्रल लाइन एंड अनदर वन इज द पिक लाइन। सो सेंट्रल लाइन में हम जो वेन्स यूज करते हैं ज्यादातर, सो मोस्ट कॉमन हमारी होती है सबक्लेवियन वेन एंड दूसरी होती है इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन आर द साइट दैट आर यूज फॉर सेंट्रल लाइन। नाउ ये सेंट्रल लाइन हम तभी पेशेंट को लगाते हैं जब यहाँ पे वो लेस देन 6 वीक्स तक के लिए हमें उसकी नीड हो। अगर ये मोर देन 6 वीक है तब हम वहाँ पे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं पेरिफेरी इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। सो यहाँ पे हम तब पेशेंट को पिक लाइन देते हैं इफ इट इज मोर देन 6 वीक जस्ट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सो यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं सेंट्रल लाइन बिकॉज सेंट्रल लाइन हमारा सबक्लेवियन वेन एंड इंटरजुगुलर वेन की तरफ कनेक्ट होती है, हम उसे वहाँ इंसर्ट करते हैं एंड इट इज वेरी नियर बाय टू द
brain, so it can cause infection, and we don't want any infection nearby a major organ like brain. So this is the reason why हम यहाँ पे patient को peripheral inserted central line catheter के लिए advise करते हैं. So the most common vein which is used for PICC line is the brachial vein, and the second one is the cephalic vein, and the third one हम femoral vein लेते हैं. So हम यहाँ पे भी large veins का ही use करते हैं for the insertion of the PICC line catheter. Now PICC line catheter as I told you हम इसको 6 week से ज़्यादा time के लिए use कर सकते हैं, and यहाँ पे chances of infection भी कम होता है. Now I should say types of line that are used for TPN. So these are not PICC line, but these are the type of line that are used for TPN. So सबसे common जो हमारी fields में use होती है, medical field में use होती है, it is Hickman catheter. Second one is the Groshong catheter, and third one is the Broviac catheter. Now ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही डिफरेंस करती है because of the lumen की वजह से हम यहाँ पे एक इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So without any, so I hope this is somehow clear for you guys. Now we will talk about the pre-procedure of the parenteral nutrition. Now what are the pre-procedure that we have to see in case of before administering the parenteral nutrition? So हमें यहाँ पे confirm करना है TPN का prescription and rate and components. So हमें यहाँ पे पेशेंट की फाइल में सबसे पहले पेशेंट का TPN प्रिस्क्रिप्शन का कंफर्म करवाना है, उसका क्या रेट है और उसके क्या कंपोनेंट है, ये हमें सबसे पहले कंफर्म करवाना है. वी शुड गैदर द इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोसीजर. इसमें आ जाता है हमारा TPN बैग, हमारा जो IV लाइंस, ड्रेसिंग्स, स्वैब्स, अल्कोहल स्वैब्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी है. एंड ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज हैंड वॉश बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर. So we should always inspect the bag, which is very important, and we should keep it in the room temperature. We should always check for the color of the bag. We should check for any air bubble inside the bag. We should check any sedimentation inside the bag. We should look for the clogging. And अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है changed in the bag, we should discard it. Now before the procedure we should position the patient. So most common position जो हम patient को देते हैं वो है supine या semi fowler position हम यहाँ पे देते हैं. Then we should always assess the baseline vital signs of the patient, and we should always assess the catheter and the site. Catheter को हम patency के लिए check करेंगे और उसकी site को हम infection के लिए चेक करेंगे. यहाँ मेक श्योर करना है पेशेंट एक ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग के साथ हो जिसको हम टेगार्डम कहते हैं. सो नाउ टेगार्डम की स्पेशलिटी ये होती है कि उसका जो पोर्शन होता है वो सी थ्रू होता है एंड वो इनविजिबल होता है. सो वो जो स्टिकिंग पोर्शन होता है टेगार्डम का, it can easily help us to visible if there any redness, swelling or any type of sign of infection in the इंसर्शन साइड. सो इसीलिए मोस्टली हम टेगार्डम का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेप्स और एडहेशंस लाइक माइक्रोपोर और ड्यूरापोर और डायनाप्लास्ट. इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं. नाउ what are the things that we should always keep in mind while during the procedure? So intra procedure में हमें हमेशा प्राइम करना है लाइन को to remove any air bubble, and we should always set the infusion pump at prescribed rate. तो जो prescribed rate है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे infusion pump में हमारा rate set करना है हमारे TPN का. एंड हमें स्टार्ट करना है TPN फर्स्ट स्लोली. पहले हमें उसको स्लोली स्टार्ट करना है लाइक 1 ml per minute, एंड 15 मिनट बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं टू 10 ml per minute और जो भी प्रिस्क्राइब रेट है उसके हिसाब से. दिस एक्चुअली प्रिवेंट द रीफीडिंग सिंड्रोम. जस्ट टू प्रिवेंट रीफीडिंग सिंड्रोम हम ये चीज़ करते हैं कि स्टार्टिंग में हम TPN स्लोली देते हैं एंड 15 मिनट बाद हम उसे तेज करते हैं. देन हमें मॉनिटर करना है पेशेंट को फर्स्ट 30 to 60 मिनट में. सो हमें यहाँ पे देखना है पेशेंट को कोई फीवर, चिल्स या रैश नहीं है, ये बताएगा अगर उसको कोई एलर्जी है फ्रॉम द TPN. हमें पेशेंट को देखना है यहाँ पे हाइपो या फिर हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है. हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया हमें इसे देखना है क्योंकि अगर हाइपो तब होता है अगर ये बहुत ज़्यादा स्लोली लगाया हो TPN, और हाइपरग्लाइसीमिया तब देखने को मिलता है अगर वो बहुत
रश्ड किया है टीपीएन को, तब हमें यहाँ हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और इफ वी जस्ट स्टॉप द टीपीएन सडनली, इट कैन ऑल्सो कॉज टू हाइपोग्लाइसीमिया। वी शुड ऑलवेज चेक फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन। ये हमें बताता है एयर एम्बोलिज्म के बारे में, बिकॉज एज यू नो दीज आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम द ग्रेट वेन्स। तो वहाँ पे अगर एयर एम्बोलिज्म होता है या फिर बनता है तो हमें यहाँ पे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन देखने को मिल सकती है। इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन वी शुड इमीडिएटली स्टॉप द टीपीएन एंड वी शुड टेक द मेजर्स फर्स्ट, ठीक है। देन वी शुड मॉनिटर द वाइटल एवरी आवर एंड वी शुड रिकॉर्ड द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट। सो ये है हमारा इंट्रा ऑप। अब हम आपको बताएंगे इसके पोस्ट प्रोसीजर के बारे में। ना पोस्ट प्रोसीजर में हमें फ्लश करना है कैथेटर, मोस्टली इंजेक्शन हेप्सलाइन हम यहाँ पे यूज करते हैं। हमें कैप करना है एंड सिक्योर करना है लाइंस को, बिकॉज मैंने बहुत बार देख रखा है जब हम क्लिनिकल्स में होते हैं, मोस्टली जो नर्सेज होती हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी। तो जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, किसी भी सेंट्रल लाइंस कैथेटर के ओपनिंग में स्टॉपर नहीं लगाते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक क्लैंप होता है। So I hope you guys don't do these type of blunders because it can actually cause infection and it can also cause entry of some air. वैसे air entry तो बहुत कम chance है, but infection का chance बहुत ज़्यादा होता है and we don't want our patient to suffer. So yeah, we should always cap and secure the line after using. We should document the procedure and we should always monitor for electrolytes, LFT, KFT, glucose, weight and sign of infection. We should monitor the patient. So ये हमें before and after the procedure दोनों टाइम पे करना है। इलेक्ट्रोलाइट हमें यहाँ पे इन्फेक्शन या फिर इम्बैलेंस के बारे में बताएगा। केएफटी हमारे लिवर एंड किडनी के फंक्शन के बारे में बताएगा, इफ दैट टीपीएन इज नॉट हार्मिंग अवर किडनी एंड लिवर। ग्लूकोज हमें देखना है हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। हमें वेट मेजर करना है जस्ट टू चेक इफ द टीपीएन इज वर्किंग प्रॉपरली। हमें वेट करना है उनका मेजर इन सेम क्लोथ एंड सेम फुटवेयर एंड सेम टाइम, क्योंकि अगर अननेसेसरी यहाँ पे वेट गेन हो रहा है देन इट इज एक्चुअली कॉजिंग प्रॉब्लम। पेशेंट इज गेटिंग swelling and he getting obese because of TPN. So we should always monitor that the weight is adequate. So adequate weight gain का मतलब होता है 1 to 2 lbs। अगर यहाँ पे पेशेंट का वेट बढ़ रहा है then it is normal. If it is more than 3 lbs then it is not normal, all right? And we should always monitor the weight daily. तो यहाँ पे हमें पेशेंट का वेट डेली करना है। देन साइन फॉर इन्फेक्शन हमें यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि हमें श्योर करना है कि जो हमारी ड्रेसिंग साइट है इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वहाँ पे कोई रेडनेस, स्वेलिंग या ब्लॉकेज ये सब नहीं है। नाउ सर्टेन गोल्डन पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें पेशेंट को चेक करना है फॉर एनी एलर्जी फ्रॉम एग, पीनट एंड सी फूड। ये स्पेशली लिपिड कंपोनेंट होता है हमारे टीपीएन का। सो यहाँ पे लिपिड कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे एग, पीनट, सी फूड का यूज करते हैं। देन वी शुड मेक श्योर दैट द पेरेंटल न्यूट्रिशन फिनिश विद इन 24 आवर्स। अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नाउ पिक लाइन ड्रेसिंग शुड बी डन डेली विथ एनएस। सो हमें यहाँ पे पेशेंट को एनएस से हमें उसकी ड्रेसिंग को क्लीन करना है। Now, if the PICC line is inserted within 24 hour, the bleeding is normal. So अगर actually हमने PICC line insert कर रखी है and 24 hour के अंदर वहाँ पे थोड़ी बहुत bleeding देखने को मिलती है, so it is normal just because यहाँ पे patient को हेप्सलाइन ये सब दिया जाता है इसीलिए। And we should always keep D10% at the bedside so that अगर वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है and we have to stop the TPN, तब हम वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए D10 वहाँ पक्का रखते हैं। नाउ टेपरिंग शुड बी डन 1 to 2 आवर प्रायर टू स्टॉप द पेरेंटल न्यूट्रिशन। सो अगर हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन ओवर होने वाला है तो हमें एकदम से बंद नहीं करना है, हमें उसे स्लोली टेपर करना है 1 to 2 आवर बिफोर द स्टॉपिंग ऑफ द पेरेंटल न्यूट्रिशन। देन इफ द
टीपीएन इज गिवन स्लोली, तो यहाँ पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। अगर टीपीएन बहुत ज़्यादा रश्ड किया जा रहा है तो यहाँ पे पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। ऑल्सो अगर पेशेंट का जो टीपीएन का बैग है उसका अगर टेम्परेचर कूल हुआ तो यहाँ पे पेशेंट को डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है। तो वी मेक श्योर दैट इट शुड नॉट हैपन एंड ये रूम टेम्परेचर में ही एडमिनिस्टर करना है। चेक द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज एवरी 4 आवर, ऑब्वियसली रूल आउट करने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया। एंड हमें यहाँ पे हैप्लॉक फ्लश रखना है एंड हम 5 to 10 ml ऑफ हैप्लॉक यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड इट शुड बी डन इन एवरी 8 आवर और एवरी शिफ्ट भी हम इसको कह सकते हैं। सो एवरी 8 आवर या हर शिफ्ट में हम यहाँ पे हेप्सलाइन का फ्लश कर सकते हैं टू मेक द PICC line or any central line patent. So these are the things that we studied about parenteral nutrition. I hope you enjoyed the topic and yeah, see you in the next video. Thank you.